डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है। उससे नेक्स्ट आज हमारा आर्टिकल होगा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, कुछ किसकी लंबाई इतनी है और दूसरी की लंबाई इतनी है, तो हम देखेंगे कि कौन सी वायर जो है ना इसकी रेजिस्टेंस कम है, किसकी ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है ये आप पहले रिवाइज कर लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, जब कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में से मूव करता है तो वो चार्ज टकराता है किसके साथ, एटम्स के साथ। तो वो कलेयन जो है ना वो बाइस बनती है, उसकी फ्लो के अंदर रुकावट का मतलब सुनिए कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर चार्जेस हैं। तो चार्ज इधर से निकला, इधर को मूव करने लगा, आगे आ गया एटम के साथ टकराया, रुक गया, फिर चल पड़ा, फिर टकराया, फिर रुक गया। इस तरह रुक रुक के उसका जो जाना है ना वो कलेयन कहलाता है। और कलेयन किसकी वजह बनता है, करंट के फ्लो में रुकावट। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब कोई मटेरियल कम रेजिस्टेंस पेश करता है, कोई मटेरियल ज़्यादा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। जैसे कॉपर है वो अच्छा कंडक्टर है स्टील की निस्बत, आयरन की निस्बत। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो आइए हम शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फिर ही हम आगे इसको डिस्क्राइब कर सकें ना किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा था, हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या मूव करते हैं, चार्जेस। तो अगर एक चार्ज इधर को निकलता है, आगे आगे एटम के साथ टकराएगा, रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर क्योंकि एटम मजीद होंगे इसके अंदर। तो ये टकराना जो है ये कोलिजन यानी रुकावट का बाइस है, रुक रुक के जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रॉपर फ्लो नहीं है। उस टाइम पे हम कहते हैं ये जो कोलिजन है ये बाइस बनती है रेजिस्टेंस का। तो ये इसकी एग्जांपल मैं सादा देता हूँ। अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं, ये सपोज एक रोड, अब इस रोड पे आप जा रहे हैं, अब ये रोड है मोटरवे, और एक तरफ आप एक और रोड पे जा रहे हैं। जो रोड है सपोज कर लें कोई ऐसा रोड है जो बहुत ही ख़तरनाक रोड है, मतलब ये कि बहुत ही पुराना है और यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। अगर आप इस रोड पे जाएंगे, आप सपोज 10 किलोमीटर बाद यहाँ पहुँचते हैं, तो आपको थकावट कम होगी। यहाँ पर अगर आप चलते हैं तो ऐसा रोड है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रुकावट बहुत ज़्यादा है। तो कभी ऊंचाई आ जाती है, कभी क्या आ जाती है, लोअर पार्ट उसका आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कम का सामना करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस वैसी है जैसे रोड के ऊपर चलते हुए आपको रुकावट है, या एक पाइप है, पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर पानी फ्लो करते वक्त भी एक क्या होती है, रुकावट जो पाइप उसको पेश करता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द पाइप। तो ये सारी चीज़ें मिलाते हुए हम शुरू करते हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहला इसका पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं ना उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अगर आपके पास लेंथ थोड़ी होगी तो रेजिस्टेंस थोड़ी होगी, लेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, अगर लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। ये समझते हैं ये क्या मैंने बोला। नंबर 1 लेंथ, इसका मतलब सुनना है। अगर आपने सपोज यही रोड है और यही रोड दोबारा आपने लेना है, यानी रोड आप एक ही तरह का है, सारा कुछ वही है, जो इधर है वही इधर है। अगर आपने इसके ऊपर 1 किलोमीटर फासला तय करना हो और इसके ऊपर आपने 5 किलोमीटर फासला तय करना हो, तो बताएं यहाँ से यहाँ तक आपको थकावट ज़्यादा फील होगी, रास्ते में हर्डल ज़्यादा फील होगी कि यहाँ से यहाँ तक। अब जितनी हर्डल यहाँ से यहाँ तक फील होनी उतनी तो इसको यहाँ से यहाँ तक आ जानी है, फिर मज़ीद फिर मज़ीद फिर मज़ीद। इसका ये मतलब हुआ कि जितना शार्ट फासला होगा उतना आप पुरसकून घर पहुँचते हैं, जितना लंबा फासला होगा उतनी थकावट क्या हो जाती है, ज़्यादा। हालांकि वही रोड है, वही बस है, वही ट्रक है, जिस पे भी आप जा रहे हैं वही चीज़ है,
लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जितनी लेंथ बढ़ती जाती है उतनी रुकावटें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि पर यूनिट लेंथ आपको रुकावट मिल रही है, जितनी इधर उतनी ही इधर मिलेगी, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा होने के बायस रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह जो चार्जेस होते हैं, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर क्या है चार्जेस, तो सपोज कर लें ये एक चार्ज है, ये इधर को मूव करता है। अब इसने सपोज यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त इसकी एनर्जी ज़ाया हो रही है जी 1 जूल। अब इसने यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो एनर्जी ज़्यादा ही ज़ाया होनी, क्योंकि इतने में अगर 1 जूल है, मज़ीद इतने में 1 जूल 1 जूल 1 जूल, तो यहाँ तक जाते हुए कितनी हो जाएगी 4 जूल इसकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त ये 4 बराबर मैंने पार्ट्स कर लिए हैं, इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जितनी इधर उतनी इधर उतनी इधर उतनी ही इधर, तो ये 4 हिस्से मैंने बना लिया। अगर यही तार मैं और मज़ीद लेंथ ले लेता हूँ तो अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले की निस्बत रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जानी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 जूल एनर्जी ज़ाया होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसमें जितनी एनर्जी ज़ाया होनी है या जितनी रुकावट आनी है वो तो उतनी रुकावट तो यहाँ से यहाँ तक आ गई है, जो मज़ीद लेंथ इसको फेस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है मज़ीद लेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने आज का पढ़ा है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। दोबारा सुन लें, अगर आप पानी के अंदर मूव कर रहे हैं, पानी के अंदर आपको आगे से क्या फील हो रही है, रुकावट, तो रेजिस्टेंस है। अब पानी में आपने मूव करना है सपोज 1 मीटर, तो आप जब मूव कर रहे होते हैं तो 1 मीटर तक जाके आपने बाहर निकलना है, आपको सुकून का सांस आ जाना है। अगर वहाँ पर आपने 10 किलोमीटर जाना हो तो जितनी लेंथ आप ज़्यादा करते जाएंगे आपको रुकावट उतनी ज़्यादा आती जाएगी। सेम इसी तरह चार्जेस का भी हिसाब है कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रुकावट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर होता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। उसके बाद हम सेकंड पे आ जाते हैं, वो है एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ वायर। अब हम जब पंखा वेंड कराते हैं या कुछ भी हम इस तरह का करवाते हैं तो हम ये कहते होते हैं कि जो वायर इस्तेमाल करनी है वो मोटाई में ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये कि तार मोटी इस्तेमाल करानी है, तो जितनी ज़्यादा आप मोटी इस्तेमाल कराते हैं उसका फ़ायदा क्या है, उसका ये फ़ायदा है कि सपोज़ कर लें आपने वाइंडिंग करवानी, इतनी मोटी वाइंडिंग होनी है। अब यहाँ पर पाइप है, पाइप के बाहर आपने वाइंडिंग करवानी है। अगर आपके पास तार बारीक है तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त चक्कर ज़्यादा आने हैं, मतलब ये लेंथ ज़्यादा लगनी है। अगर आपने इतनी जगह पे वो तार लगवानी है जो मोटाई में ज़्यादा है तो उसके चक्कर थोड़े आने हैं और लेंथ कम लगनी है। अब ये बात मेरी गौर से सुने, जितना एरिया ज़्यादा होता है उतनी लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मटेरियल के अंदर कम तार इस्तेमाल होनी है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को साइड पे रख दें, ओनली रेजिस्टेंस एंड एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब सुने कि जितनी तार मोटाई में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होती है, उतनी रुकावट कम होती है। इसका मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। ये हमारे पास ना एक पाइप है पानी वाला, इसके अंदर है जी पानी। पानी का लेवल मैंने लो इसलिए रखा है कि जितना पानी आप ज़्यादा रखेंगे वो स्लिप होकर नीचे आ जाएगा तो आपको लगेगा फ़्लो कर रहा है। हम बात सिर्फ कर रहे हैं फ़्लो की, कि पानी इधर से इधर कितना जा रहा है। अब बेटा इसको मैंने लगाया किसके साथ था, ये मैंने लगाया सपोज पंप के साथ, इलेक्ट्रिक पंप के साथ पानी आ रहा है और पानी इधर से इधर जा रहा है। अब ये पानी का बहाव है इस टाइम पे। अगर मैं तार की बात करूं तो तार का भी यही हिसाब होता है कि अगर तार को हमने लगा दिया किसके साथ, बैटरी के साथ, तो चार्जेस का बहाव बन जाता है। जैसे पंप से पानी का बहाव बन गया है। अब इसको जैसे पंप से लगाया तो ये पानी का बहाव बन गया है। अब मैंने करना क्या है, इसके अंदर पानी मज़ीद हो जाएगा अगर आप पंप चला देंगे। अब ये देखें ये चार्जेस हैं, ये मतलब ये कि ये पानी इधर को मूव कर रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये पाइप हटा के क्या करता हूँ, ट्यूबवेल वाला जो पाइप होता है मोटा वाला वो पाइप लगा देता हूँ। तो अब मुझे बताएं, अगर लेंथ इतनी ही हो जितनी ये है, अब चार्जेस उतने ही हैं, मतलब ये जिन्होंने मूव करवाना है पानी उतना ही है जितना पंप, पीछे से आप पंप नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ आपने पाइप चेंज किया है।
तो यहाँ पर बैटरी चेंज नहीं की बल्कि क्या चेंज किया, सिर्फ एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जितना एरिया ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होगा इसका भी वही मतलब है जो पाइप का ज़्यादा होने वाला मतलब है। मतलब ये कि इसको ज़्यादा वाइड एरिया मिल गया है टू मूव, और इस टाइम पे अगर इसमें 10 चार्ज एक टाइम पे जा रहे थे तो इसमें भी 10 मूव करेंगे एक टाइम पे। तो अब यहाँ पर उनको ज़्यादा एरिया मिल गया है। मतलब ये कि अगर एक रोड है और रोड है सिंगल और ये है सपोज 10 मीटर चौड़ाई पे, और एक तरफ रोड है जो 15 मीटर चौड़ाई पे है। अब मुझे बताएं अगर यहाँ पर और यहाँ पर गाड़ियों की तादाद सेम रख दें तो ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियों का रश होगा कि यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर रुकावट ज़्यादा होगी, रश ज़्यादा होगा बेनिस्बत इसके, क्योंकि ये वाइड है, यहाँ से गुजरना आसान है। अगर एक गाड़ी यहाँ पर आ गई दूसरी इधर भी आ सकती, तीसरी इधर भी आ सकती है। अगर यहाँ पर 2 के गुजरने की गुंजाइश है, यहाँ पर 3 के गुजरने की गुंजाइश है, तो यहाँ पर रुकावट कम है, यहाँ से गुजरने वाला बंदा जल्दी घर पहुँचेगा बेनिस्बत इसके। अब इसका ये मतलब हो गया कि जितना आप एरिया बढ़ाते हैं उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि चार्जेस को वाइड एरिया मिल जाता है टू मूव फारवर्ड। तो यहाँ पर कोलिजन के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस कब, व्हेन एरिया इज इंक्रीज्ड या व्हेन एरिया इंक्रीजेस। तो ये बात याद रखनी है। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको नंबर 2 कहना है, इसको नंबर 1 का है, इसको नंबर 2 का है। और यहाँ पर मटेरियल सेम है, जो इधर मटेरियल है वही इधर है, एक मटेरियल पे सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो आ जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इसको मज़ीद हम इधर आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको मज़ीद अगर ओपन करना हो तो हमें पता है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करना हो तो इसकी जगह आना है इक्वल, और साथ क्या आना है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और वो क्या है, इसको हम पढ़ते हैं रो, और ये होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब ये कि आप किसी बंदे को कहते हैं कि आपने 4 मीटर चौड़ी सड़क पर 10 मीटर आगे मूव फारवर्ड करना है, तो आपको कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो उसका सवाल सबसे पहले ये आएगा कि वो रोड कैसा है। तो रोड कैसा है मतलब ये कि तार कौन सी है, वो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताती है, यानी लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करती है। लेकिन उस दौरान जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उस टाइम पे देखना है कि मटेरियल कौन सा है, और मटेरियल जो भी होगा वो एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको कहते हैं, पढ़ते हैं रो, और इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है ये हम पढ़ते हैं आगे जाके। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको मैंने नंबर 3 कह दिया। तो यहाँ से हमें पता चला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है ये बात आप सुनेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि तार कॉपर की अच्छी है या स्टील की अच्छी है या आयरन की अच्छी है, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि तीनों के बराबर सैंपल लेने हैं। तीनों के बराबर सैंपल लेने के बाद हम मुआवजा करेंगे कि किस मटेरियल की वायर की रेजिस्टेंस कम है, किसकी ज़्यादा है। तो इसके लिए सैंपल बराबर लेना ज़रूरी है। अगर आप सैंपल एक का ज़्यादा ले लेते हैं एक का थोड़ा, यानी एक की तार की लेंथ इतनी ले ली और स्टील की इतनी ले ली, तो अब यहाँ पर तो लेंथ का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ख़ास लेंथ और ख़ास एरिया मखसूस कर दिया कि यहाँ पर इतनी लेंथ और इतनी एरिया के हिसाब से चेक करना हो, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो तब भी हमने ये चीज़ें लगा के, ये कंडीशन लगा के ही रेजिस्टेंस निकालनी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वायर। 1 मीटर क्यूब वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब सुन लें कि हमारे पास इस फार्मूले से रो किसके बराबर आएगा, R/A/L। करना क्या है, आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम एरिया पुट कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर,
क्योंकि इसका मीटर स्क्वायर यूनिट है। लेंथ पुट कर देते हैं 1 मीटर, तो मतलब सुन लो कि हमारे पास एक तार है जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइम पे जो इस मटेरियल की रेजिस्टेंस होगी वो इस मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मतलब सुन लें, अगर मैं कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ कि कॉपर किस तरह का मटेरियल है, तो मैंने उसकी 1 मीटर लेंथ लेनी है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया उस मटेरियल का लेना है और उसकी रेजिस्टेंस दोनों साइडों पे लगा कर ओम मीटर निकाल लेनी है। जो उस टाइम पे रेजिस्टेंस आएगी वो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगी। और इस तरह आप किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब निकलती है, देखें जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, यहाँ पुट कर दो, ये भी 1, लेंथ भी कितनी 1, तो रो बराबर आर। मतलब सुन लो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो और 1 मीटर लेंथ हो, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस उस मटेरियल की होती है वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस एट 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू रो बराबर आर आ गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस टाइम पे उसकी रेजिस्टेंस निकालने वही होती है। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी उस खास मटेरियल की रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या होता है, किसका यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से निकलेगा इसका यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर ओवर लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो इसका यूनिट आएगा ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट याद रखना है, ये होता है ओम मीटर। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ ये बताती है कि मटेरियल कौन सा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसका टेबल भी किताब पे दिया होगा, वो टेबल भी याद करना है और ये सारा आर्टिकल इस तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो